हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के कोशिका के प्रमुख जो अंग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले देखेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका में हम लोग पिछले वीडियो में अंतर है जो पढ़ लिए थे, कोशिका के प्रकार भी पढ़ लिए थे। इस वीडियो में प्रमुख रूप से हम लोग देखेंगे कि केंद्रक क्या है, लाइसोसोम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम क्या है, ये सब के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं केंद्रक। केंद्रक कहा जाता है कि केंद्रक जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। केंद्रक है जो जंतु एवं पादप कोशिका में पाया जाता है। यह जंतु एवं पादप दोनों कोशिका में पाया जाता है। ये बिल्कुल है जो आपको सेंटर में होता है। कहा जाता है कि केंद्रक की खोज है जो आपको रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कब किया था? तो 1839 ईस्वी में। अगला इसमें आ जाता है आपको कि केंद्रक की संरचना कैसा होता है। तो केंद्रक की संरचना होता है गोलाकार। केंद्रक की संरचना कैसा होता है? आपको गोलाकार होता है। अगला इसमें हम लोग देखेंगे आपको कि यह कोशिका के प्रमुख है जो आपको अंग माने जाते हैं। कोशिका के सबसे प्रमुख अंग कौन होता है? आपको केंद्रक। यह कोशिका के प्रमुख अंग माने जाते हैं। अगला आता है कि केंद्रक के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। केंद्रक के अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला में क्रोमेटिन धागे, दूसरा में केंद्रक द्रव, और तीसरा में होता है केंद्रक कला। केंद्रक के है जो आपको मुख्य रूप से कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। जिसमें कहा जाता है कि क्रोमेटिन धागे पर जीन लगे होते हैं क्रोमेटिन धागे पर। और कहा जाता है कि केंद्रक में ही डीएनए एवं आरएनए, केंद्रक में डीएनए एवं आरएनए पाया जाता है। जो कि डीएनए एवं आरएनए किस पर लगा होता है? तो क्रोमेटिन धागे पर लगा होता है। डीएनए एवं आरएनए कहाँ लगा होता है? क्रोमेटिन धागे पर लगे रहते हैं, डीएनए एवं आरएनए। अगला आता है आपको कि केंद्रक में है जो आपको पाया जाता है क्या? तो केंद्रक में प्रोटीन की मात्रा 85%, डीएनए 10%, आरएनए 5% पाया जाता है। यह हो गया केंद्रक के बारे में प्रमुख रूप से कि केंद्रक जंतु एवं पादप दोनों कोशिका में पाई जाती है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1839 में। केंद्रक की संरचना कैसा होता है? तो गोलाकार। अगला आता है आपको कि यह कोशिका के प्रमुख अंग माने जाते हैं। केंद्रक केवल बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव में नहीं पाया जाता है। यह केवल बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है। क्लियर है? अगला हम लोग देखेंगे कि केंद्रक के प्रमुख अंग माने जाते, कोशिका के प्रमुख अंग माने जाते हैं केंद्रक। केंद्रक के कितने अंग होते हैं? 3 गो। क्रोमेटिन धागा, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव,
जीन लगे होते हैं कहाँ पर, क्रोमेटिन धागे पर, जो कि जीन अनुवांशिकी की वाहक माने जाते हैं। जीन शब्द है जो जोहानसन ने सर्वप्रथम दिया था 1909 में। केंद्रक में कहा जाता है डीएनए एवं आरएनए पाया जाता है, जो कि अनुवांशिकी के वाहक माने जाते हैं। और डीएनए एवं आरएनए होता है कहाँ पर, तो क्रोमेटिन धागे पर। ये हो गया डीएनए, डबल हेकल संरचना, द्विकुंडलीय संरचना। ये होता है आपको आरएनए, एक कुंडलीय संरचना। अगला इसमें आ जाता है आपको कि केंद्रक में है जो आपको प्रोटीन की मात्रा 85%, 10% डीएनए एवं 5% आरएनए होता है। और केंद्रक केवल बहुकोशिकीय जीव में पाया जाता है, एक कोशिकीय जीव में केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगला हम लोग इसमें देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इंग्लिश में इसको नाम है, तो हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया के माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। एक कही अल्टरमैन, याद रहेगा वैसे। नामकरण किसने रखा, तो नामकरण है जो सी बेंडा ने नाम दिया। कब दिया था, 1886 ईस्वी में। क्लियर है यहाँ तक। कहा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। कोशिका के पावर हाउस, कोशिका के पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा आकर के संचित होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में कहा जाता है कुल 38 एटीपी ऊर्जा संचित होता है। कुल 38 एटीपी, एड्रोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि आपको कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ऊर्जा संचित होता है। जो हम लोग आपको भोजन करते हैं जिसमें है जो आपको ऊर्जा का निर्माण होता है, तो वह ऊर्जा जाकर के माइटोकॉन्ड्रिया में जाके संचित होता है कुल 38 एटीपी के रूप में। यह है जो आपको एटीपी अंतिम रूप से है जो किसमें बदल जाता है, ऊर्जा के रूप में। 38 एटीपी में 36 गो एटीपी वायवीय श्वसन के तहत बनता है, और 2 गो जो एटीपी है आपको अवायवीय श्वसन के तहत, अवायवीय श्वसन के तहत। क्योंकि कहा जाता है कि श्वसन तंत्र पढ़ेंगे तो कहा जाता है बहुकोशिकीय जीव में है जो आपको वायवीय श्वसन के तहत 36 एटीपी का निर्माण होता है ऊर्जा, और है जो आपको अवायवीय श्वसन के तहत 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रकार कुल ऊर्जा का है जो निर्माण कितना होता है आपको, 38 एटीपी। अगला आता है इसे कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर के नाम से भी जाना जाता है। ऊर्जा घर के नाम से किसे जाना जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है कि मानव में कितना पाया जाता है, तो एक कोशिका में, ध्यान देंगे, एक कोशिका में लगभग है जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया है जो पाया जाता है 1000 से 1600 के बीच। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितना होता है, 1000 से 1600 के बीच, 1000 से 1600 के बीच। अगला आता है आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना, जैसे ध्यान से समझेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया के काम होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना। इसका मुख्य रूप से काम होता है कि ऊर्जा को एक जगह से दूसरे जगह है जो आपको ट्रांसफर करना, जो कि गोल्गी का इसमें पाया जाता है। गोल्गी का मुख्य रूप से काम होता है परिवहन का।
यह जो माइटोकॉन्ड्रिया से है जो आपको ऊर्जा ले करके अन्य कोशिकांगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। माइटोकॉन्ड्रिया से है जो आपको ऊर्जा का है जो आपको ग्रहण कर गोल्गी काय है जो आपको कोशिकांगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, जो कि गोल्गी काय की खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था। और गोल्गी काय का मुख्य रूप से काम क्या होता है कि ऊर्जा जो संचित होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, उस ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना यानी परिवहन करना। इसी चलते गोल्गी काय को आपको कोशिका का परिवहन या ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। गोल्गी काय की खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था। गोल्गी काय की खोज कैमिलो गोल्गी ने, जैसे ध्यान से समझेंगे। मान के चलिए कोशिका में ऊर्जा संचित है। कोई मानव है जो आपको हाथ से काम कर रहा है लिखने का, कोई दौड़ने का काम कर रहा है, कोई बोलने का काम कर रहा है, कोई है जो आपको मानव है जो आपको मस्तिष्क से अपना ब्रेन से है जो आपको ऊर्जा खपत कर रहा है पढ़ने में लिखने में। तो जहाँ पर ऊर्जा का है जो आपको खपत होगा वहाँ पर पहुँचाने का काम करता है कौन? गोल्गी काय। अब गोल्गी काय है जो आपको ले जाता है कहाँ से? माइटोकॉन्ड्रिया से, वहाँ पर ले जा करके एकत्रित करता है, ले जाने का काम करता है। तो गोल्गी काय का एक ही काम है परिवहन करना। इसी चलते कोशिका का ट्रैफिक पुलिस गोल्गी काय को कहा जाता है। आइए हम लोग देखते हैं गोल्गी काय के बारे में। आइए हम लोग गोल्गी काय के बारे में देख रहे हैं। कहा जाता है कि गोल्गी काय जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। इसकी खोज कैमिलो गोल्गी ने किया था। इसका मुख्य रूप से काम है ऊर्जा को परिवहन करना, माइटोकॉन्ड्रिया से शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाने का काम करता है कौन? तो गोल्गी काय। अगला आता है कि इसी कारण से है जो आपको इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा को परिवहन करता है, एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है गोल्गी काय। इसी चलते इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। गोल्गी काय के कहा जाता है कि संरचना कैसा होता है? तो संरचना इसका गोलाकार होता है। गोल्गी काय की संरचना कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। गोल्गी काय की संरचना कैसा होता है? आपको गोलाकार होता है। अगले इसमें हम लोग पॉइंट देखेंगे जीव द्रव। जीव द्रव, जीव द्रव कहा जाता है कि जीव द्रव की खोज है जो पुरकिंजे ने किया था। जीव द्रव की खोज किसने किया था? पुरकिंजे, पुरकिंजे महोदय ने। जीव द्रव की खोज किसने किया था? पुरकिंजे महोदय ने किया था। कब किया था? 1839 ईस्वी में। जीव द्रव की खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में। किसी भी जीव की भौतिक आधार माना जाता है। भौतिक आधार माना जाता है। किसी भी जीव की भौतिक आधार होता है कौन? जीव द्रव। जीव द्रव की खोज किसने किया था? पुरकिंजे। अगला कहता है कि जीव द्रव का निर्माण कैसे होता है? तो जीव द्रव का निर्माण होता है केंद्रक एवं केंद्रक द्रव मिलकर। केंद्रक द्रव मिलकर, केंद्रक एवं केंद्रक द्रव मिलकर किसका निर्माण करता है? जीव द्रव की। जीव द्रव की खोज किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। कब किया था? 1839 में किया था। किसी भी जीव की है जो भौतिक आधार माना जाता है कौन? जीव द्रव। अगला इसमें हम लोग देखेंगे लाइसोसोम। लाइसोसोम कहा जाता है कि लाइसोसोम यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। पाया जाता है। लाइसोसोम को कहा जाता है, इसकी खोज डी डब्बे ने किया था। डी डब्बे, इसकी खोज किसने किया था? डी डब्बे या डी डुबे भी कहा जाता है।
लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। कब किया था? तो 1988 ईस्वी में। 1988 ईस्वी में है जो डी डुबे ने है जो लाइसोसोम की खोज किया था। कहा जाता है इसका मुख्य रूप से क्या काम है? तो लाइसोसोम का काम है कि जब है जो आपको शरीर में विषैले पदार्थ की मात्रा बढ़ जाता है तो उसे नष्ट करने का कार्य करता है। तो लाइसोसोम का काम है कि मानव जो है जो आपको भूखे रहता है तो मानव में जो विषैले पदार्थ बनते हैं शरीर में तो उसको है जो आपको नष्ट करने का काम करता है। तो इसका है जो मुख्य काम क्या होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है विषैले पदार्थों का नष्ट करना। विषैले पदार्थों का नष्ट करना। नष्ट करना। कहा जाता है आपको कि लाइसोसोम है जो विषैले पदार्थों को नष्ट करते करते स्वयं नष्ट हो जाता है। जब मानव में विषैले पदार्थ की मात्रा अधिक होता है तो लाइसोसोम उसे लड़ते अंत समय में खुद ही नष्ट हो जाता है। इसी कारण से लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा गया। आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है आपको? लाइसोसोम को। किसने कहा था आत्महत्या की थैली? तो डी डुबे ने किया था। डी डुबे। लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली किसने कहा था? डी डुबे ने कहा था। लाइसोसोम कहा जाता है कि जंतु के उसका केवल पाया जाता है। लाइसोसोम यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज डी डुबे ने किया था 1988 ईस्वी में। इसका कार्य है विषैले पदार्थों को नष्ट करना। इसी कारण से है जो आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। जब जैन धर्म पढ़िएगा हिस्ट्री में तो इसी को है जो संलेखना विधि कहा जाता है, जो कि संलेखना विधि के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य जो श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर कर्नाटक राज्य में संलेखना विधि के माध्यम से अपना प्राण त्याग दिए थे, यानी आत्महत्या कर लिए थे। जब भूखे प्यासे रहिएगा तो मानव में है जो आपको शरीर के अंदर विषैले पदार्थ बढ़ जाता है। उसी विषैले पदार्थ को नष्ट करने का काम करता है लाइसोसोम। और लाइसोसोम नष्ट करते करते स्वयं ही नष्ट हो जाता है अंतिम में। इसी चलते लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली डी डुबे ने कहा था। क्लियर? यहाँ तक कहा जाता है कि लाइसोसोम की संरचना कैसा होता है? तो लाइसोसोम की संरचना होता है गोलाकार। लाइसोसोम की संरचना कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने किया था। आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है। तो यह केवल है जो आपको जंतु कोशिका में पाया जाता है। लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसकी संरचना गोलाकार होती है। इसका मुख्य रूप से काम है विषैले पदार्थों को नष्ट करना। इसकी खोज डी डुबे ने किया था 1988 ईस्वी में। इसे आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। इसको लाइसोसोम को। अगला हम लोग इसमें देखेंगे आपको राइबोसोम के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं राइबोसोम के बारे में। कहा जाता है कि राइबोसोम केवल पादप कोशिका में पाया जाता है और राइबोसोम को पादप कोशिका का ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है या पादप कोशिका में रसोई घर के नाम से जाना जाता है। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है आपको? राइबोसोम। राइबोसोम की खोज जी पलाडे ने किया था 1953 में। जी पलाडे। चलिए देखते हैं हम लोग राइबोसोम। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज कहा जाता है 1953 में पैलाडे ने किया था। पैलाडे। इसकी खोज किसने किया था? पैलाडे ने किया था। कब किया था? 1953 में किया था। अगला आता है आपको कि यह जो आपको आरएनए प्रोटीन की बनी होती है, यह आरएनए प्रोटीन की बनी होती है। यह आरएनए प्रोटीन की बनी होती है
कौन? तो राइबोसोम। कहा जाता है कि राइबोसोम को है जो आपको पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। तो पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? राइबोसोम। राइबोसोम केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसकी खोज पैलाडे ने 1953 में किया था। यह आरएनए प्रोटीन की बनी होती है। इसे पादप कोशिका का रसोई घर के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य रूप से क्या काम है? तो इसका मुख्य रूप से काम है आपको प्रकाश का संश्लेषण करना। प्रकाश का संश्लेषण करना। प्रकाश का संश्लेषण करना। इसका मुख्य काम है आपको प्रकाश का संश्लेषण करना। तो ये हम लोग किसके बारे में जान लिए? राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम क्लियर है। आगे हम इसमें हम लोग देखेंगे अगला जो पॉइंट है जिसका नाम है आपको लवक। तो लवक केवल है जो कहा जाता है कि पादप कोशिका में लवक पाया जाता है। और लवक 3 प्रकार के होता है। एक होता है वर्णी लवक, एक होता है अवर्णी लवक, एक होता है हरित लवक। हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप लोग वीडियो के है जो आपको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें ताकि पता चले कि आपको है जो कितना है जो और है जो डीप में पढ़ाया जाए। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए।